लेगा, ये इसका आदत है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रही हैं। वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना, उन्होंने उन्हीं से लड़ना है, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आज़म। तो नाजरीन, ये थी झलक इक़्तिदार का दफ्तर खुलने से पहले की। क्या PDM का ये नया माशका तोड़ चढ़ेगा? बनने वाली मखलूत हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी? पावर शेयरिंग फार्मूला कितना काबिल अमल है? हुकूमत को दरपेश माशी और सियासी चैलेंजेस हल हो सकेंगे या नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल पर मौजूद होंगे सियासी कायदीन। इनसे कुछ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा, गली मोहल्ले और हल्के की सियासत के गुरु शेख उल हेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुशामदीद सर। सर, अब्बास ताबिश साहब का एक शेर है, उससे मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। उन्होंने कहा था, हमको दिल ने नहीं हालात ने नज़दीक किया है। क्या ये नई सियासी शादी हालात ने कराई या वाकई लव मैरिज है? अच्छा महसूस होता है। अब आप मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, तो उसमें यह है कि मुझे किसी वक्त ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि यार हम हर वक्त मनफी क्यों सोचते हैं, हम मुस्बत क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं हम पाकिस्तान के लिए सोचते? क्यों नहीं पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचते? मे बी जब ये PDM पहले बनी थी तो उस वक्त उनका टारगेट जो था वो ये था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। महंगाई हुई, सत्यानाश हुआ, खराबी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप उस डिफॉल्ट वाले खतरे से बच गए। अब इस वक्त जो दोबारा से जब हुआ है तो अब आपके पास एक लंबा स्पैन मौजूद है, आपके पास एक रास्ता है। आप ये समझते हैं कि आप इसमें मेहनत करके, कोशिश करके आप पाकिस्तान को वापस उसी ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। दुआ हमें ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी हो। मेरे ख्याल में हर वक्त हम मजाज बन गया हुआ है, तनकीद करनी है लेकिन रास्ता नहीं दिखाना। सर देखिए, तनकीद बराए असला जो चीजें पॉइंट आउट करनी नागुज़ीर होती है वो तो करनी होती है। दीजिए, आप बुरा ना मानिएगा, मैं बेशतर दफा ये बात कह चुका हूँ कि आप रास्ता दिखाएं, आप बताएं, इसका हल बताएं, आप इसका हल पूछें कि आपके पास इसका हल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे। ये चीजें होती हैं जो आपको अवाम तक पहुंचानी है, ताकि लोगों को एक उम्मीद तो लग जाए कि यार इस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क का जो दारोमदार है मजबूती का या इसकी बेहतरी का, वो हमारे साथ मुंसलिक है। तो इसलिए मेरा जाती ख्याल है, आप बेहतर समझते हैं, आपका तो है रवैया मुझसे बहुत आगे है, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप बहुत अकल दानिश के मालिक हैं और बहुत बड़ी समझ रखते हैं। सर आप सीनियर, ये मेरी सोच है। मैं जी बिल्कुल आपकी ओपिनियन, मैं आपका पॉइंट समझ गया सर। इसमें जैसे मैं आपको जानना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे ले रही है लेकिन काबीना में शामिल नहीं हो रही, कहीं ये इसलिए तो नहीं कि फायदों की देख में तो हिस्सा ले लेकिन नाकामियों का तोक नून लीग के गले में पड़े? फिर से उससे भी मैं आपकी मैं उससे भी कुछ जो मेरी समझ में आती बात मैं आपसे कर देता हूँ। जी बहुत जल्द है, कोई भी फैसला करना बहुत जल्दी है। देखिए, मैं ये तो आपको कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी बिल्कुल आईनी मुद्दे लेने के बाद यूथ पार्टी ऑन बोर्ड होगी। जहां पे भी मियां शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म होंगे उनको जरूरत होगी, उनसे मशवरा जरूर करेंगे, वो मशावरत में शामिल होंगे। और आप ये वसूख के साथ तो नहीं कह सकते, और आप ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगा। देखें, महीना देखें, 2 महीने देखें, 3 महीने देखें, उसके बाद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी वापस अपने उसी मकाम में आ जाए या अपनी वजारतों के ऑफिस में आ जाए। और ये मुमकिन है क्योंकि मेरा अपना प्रति ख्याल है कि कोई भी जमात हो, सियासी जमात की बात कर रहा हूँ, सियासी सोच की बात कर रहा हूँ, जी उनके नजदीक एक ही चीज का प्रभाव होती है, एक ही चीज पे वो फोकस करते हैं कि पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान के अवाम को बेहतर होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, बस ये समझने की बात है। जो इस बात को समझ लेगा, मेरे ख्याल में शायद वो बेहतर चल सकेगा। चले उम्मीद करते हैं, चले शायद। और ये इसके कोई इंडिकेशन जो है वो आए भी हैं कि शायद आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो चंद माह के बाद की सूरत हाल जो है डिफरेंट हो जाए। शेख साहब, बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपका और वसीम कादर का जो मुकाबला था वो फ्रेंडली फायर था,
आपको सिर्फ ये तासर देने के लिए हराया गया कि नून लीग के अहम लोग भी हारे हैं? देखिए ना, मैं वही बात करता हूँ, हम अक्सर और बेशतर जो भी गुफ्तगू करते हैं मफरूजों की बुनियाद पे करते हैं। अब मैं कहाँ चाहता था कि ये सारा कुछ हो और सामने आ जाए। मेरी कोशिश और मेरे दोस्तों की, मेरे साथियों की कोशिश तो ये थी कि हमें खुदावंद करीम इज्जत से नवाजे। कभी कभार आप बहुत आसान ले जाते हैं किसी चीज को। जब आप किसी चीज को बहुत आसान ले जाते हैं तो उसके नतीजे जो है वो वैसे नहीं आते जैसे आप तो कर रहे हैं। और चूंकि माजी में जो 3-4 टेन्योर थे उसमें अल्लाह के करम से बहुत अच्छा टर्न आउट था और वो बहुत अच्छे थे। इस दफा क्योंकि अननोन आदमी था और उसमें इतना ज्यादा कोई एक्टिव भी नहीं थे, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार इंसान से गलत फैसले हो जाते हैं, गलत आप सोच गलत लेते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा पुरुमीद होते हैं, तो उससे थोड़ी सी कोताहियां हो जाती हैं। तो इसको मैं इतना कोई इसको संजीदगी से नहीं ले रहा, बट ठीक है, हो गया, बट ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ बसीदा मुसलमान, मेरा ईमान है कि खुदा ने अगर आपको इज्जत देनी है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और अगर अपने आपको इज्जत नहीं देनी तो आप जबरदस्ती इज्जत ले नहीं सकते। सो ये इससे गॉन केस नो। आप आगे चलिए, आगे क्या करना। सर, सीनियर और पक्के जितने भी निजाती लोग थे, क्योंकि इनमें जैसे जवेद लतीफ़ साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, बजीज ताहिर साहब हैं, आपका नाम है, तो ये वो पक्के और नजाती लोग थे जिसके हवाले से, क्योंकि बाज़ उलमा की जानिब कहा जाता है कि सबक सिखाने और गैर जमहूरी कुव्वतों से मुतल्लिक नरम रवैया रखने की सजा दी गई है। इन लोगों को, जैसे मैंने आपको नाम कुछ वाज़ेह भी किए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक सोच हो सकती है, लेकिन हकीकत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। कब जाएंगे आप देखे ना, अगर ये जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, अल्टीमेटली ये मजबूती तो जमात की थी ना। जी जी, जैसे मैंने आपको कहीं ना कहीं मैंने कहा आपको कोताही हो जाती है, गलती हो जाती है, बस मुझसे इस तरह आप इस तरह थोड़ी लेते हैं। इस तरह सोच जो है वो मेरे ख्याल में सोचना भी जो है वो मेरे ख्याल में गलत होता है। कोई नहीं चाहता, कोई जमात नहीं चाहती कि अपने दोस्तों को इस तरह जाया कर दे या अपने साथियों को इस तरह जाया कर दे, और कोई साथी ऐसा नहीं चाहता कि वो अपने आप को इस तरह जाया कर दे। लेट्स होप, आगे चलिए। सर, इस हल्के में आपने टिकट ना मिलने पर आज़ाद लड़ने की भी धमकी दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी को आपकी इतनी आज़ादी कुछ जो है वो अच्छी नहीं लगी और झटका देने के लिए पार्टी की जानिब से कुछ जो है ये भी जो आप फरमा रहे हैं ना, ये भी मेरे किसी अच्छे बेहतरीन दोस्त ने ये बात उड़ाई थी, वरना मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही मेरा कोई ताल्लुक था इस बात के साथ, और ना ही मैंने किसी जगह पर ये बात की। पता नहीं कौन लोग हैं ये बातें करते हैं बगैर किसी मकसद के। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, पिछले जमाने में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो करती थी। जब आप किसी शख्स के मतलब बात करते थे तो आप उसको मौका देते थे कि वो अपनी बात को कंफर्म करे या उसको मना कर दे। अब वो जमाना नहीं रहा। अब आप जो जिसके जी में आता है वो बात कर देता है बगैर सोचे समझे कि उस बात का उस शख्स के जिसके लिए की गई है उसका कितना असर होगा उस पर और क्या उसके असरात मरतब होंगे। मेरे ख्याल में शायद सर ये तो आपके यही पॉइंट जो थे जो क्या सर ये की जा रही थी, इसीलिए सर मैं आपके पे वो क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप इनकी वजाहत फरमा दें। आपने सर एक इंटरव्यू में भी हार को तस्लीम किया था, क्या वाकई इतने मज़ीद % पर आपकी शिकस्त अवामी फैसला था और आप इस शिकस्त को खुले दिल से कबूल करते हैं अभी भी? मैंने आपको क्या कहा, मैंने तो आपको ये बात कही है ना, कहीं गलती हुई है, मुझसे कोताही हुई, बस। अब उस गलतियों को सामने रख के, उन कोताहियों को सामने रख के, उन चीजों को सामने रख के फिर आइंदा के लिए अपना नहमामल तैयार करेंगे ताकि दोबारा से ये एपिसोड ना हो। बस सर, अखलाकी तौर पे आपको ये दुरुस्त लगता है कि पीटीए के नाम पर टिकट लेकर वसीम कादर जो थे नून लीग की कश्ती में सवार हो गए? ये आप उनसे सवाल कीजिए, मेरे से उसका सवाल का जवाब बनता नहीं। मेरे से ये सवाल नहीं बनता। ये तो वही सवाल दे सकता है जिसने टिकट ली और जिसने साथ दिया, जिसने कुरान उठाया, जिसने कुरान की बात की,
ये आप मुझसे सवाल करें, मेरे से ये सवाल बता नहीं रहा। ठीक सर, अच्छा चलें सर, जो आपसे बनता है वो पूछ लेते हैं। आप जब वसीम कादर नून लीग में शामिल हो गए हैं तो क्या मुस्तकबिल में यहाँ का टिकट फिर मसला तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो आपसे जीते हुए उम्मीदवार होंगे? मैं ये तो जमात फैसला करेगी, मैंने थोड़ी फैसला करना। सर वो फैसला तो करेगी, एक सिचुएशन तो है ना, इसके ऊपर आपका स्टांस जानना चाहता हूँ। मेरा देखें ना, मैं आप टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप टेक्निकली देखें तो उसने तो वोट लिया था पीटीआई का, उसका अपना वोट तो नहीं है, वो तो यहाँ रहता भी नहीं है। तो अगर वो पीटीआई का वोट लेके कामयाब होता है तो दोबारा अगर वो मुस्लिम लीग में आएगा तो पीटीआई को वोट नहीं देगी ना उसको। अच्छा, दूसरा एक आम तौर पे बात कही जा रही है, कहते हैं कि जो इलेक्शन थे उसके अंदर दो वोट थे, वोट बैंक था, एक इमरान खान साहब का साथ था और दूसरा नवाज शरीफ साहब का। दोनों जो की प्लेयर्स हैं वो आइंदा जो हुकूमत के मंजरनामे से गायब हैं, तो इसको सर किस तरह देखते हैं? देखें, एक तो अपनी गलतियों की वजह से सजा भुगतता है, जो आप करेंगे दुनिया में आपको उसका ज़ाला तो करना पड़ेगा, उसका सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। और जहां तक मियां साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब ताल्लुक है, मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है, मैं नहीं, मुझे नहीं पता वैसे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद उनकी जो सेहत है वो इतना बड़ा स्ट्रेस लेने के शायद काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को विड्रॉ करके मरियम को चीफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट कर दिया और मियां शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। मेरा अपना ख्याल, आगे अल्लाह की अल्लाह जानता जी, मैं इस बारे में क्या कहूं। सर सेहत के हवाले से तो चीजें पहले भी थी, अभी तो कैंपेन इलेक्शन से 2 दिन पहले भी जो है वो प्रिंट मीडिया पे तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो छुपवाया गया था और कैंपेन भी दी गई थी। देखिए आप, या यही मैं आपसे करूं, देखें अगर इलेक्शन से पहले क्योंकि सारा महवर, सारी फोकस जो था वो मियां नवाज शरीफ था, लोग उनको वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, नारे लगाते थे वज़ीर आज़म के, और अगर उससे पहले वो ये कह देते तो मेरे ख्याल में शायद काफी बड़ा नुकसान होता, फिर लोगों में दिल टूट जाते और लोग परेशान, टर्नआउट भी कम होता है मुस्लिम लीग में उनका, और बड़ा मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला था मियां साहब का, अगर उन्होंने पहले नहीं ऐलान किया, वक्त बाद ऐलान किया। जाहिर ठीक है, वोट बैंक अपने के साथ जाहिर है उन्होंने कैरी करना था नून लीग का। सर अब कहाँ पे देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जाहिर है कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, तो वो इस्लामाबाद में बैठ के भाई की मावनत करते आपको दिखाई देते हैं, या लाहौर में जो है वो मरियम नवाज के साथ चलेंगे? लाहौर और इस्लामाबाद तो दो जगह थोड़ी है, जब जी चाहेगा वो वज़ीर आज़म साहब को मशवरा, अगर वज़ीर आज़म को मशवरा चाहिए होगा तो वो अपने नवाज शरीफ साहब से मशवरा ले लेगा, और जब बेटी को बाप की जरूरत होगी ऑब्वियसली बाप उनके पीछे खड़ा होगा और वो मशवरा, और उनका बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जरूर देंगे मशवरा, दोनों साहबान को मशवरा देंगे। सर पीपल्स पार्टी दोबारा से पंजाब के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, उन्होंने कैंपेन भी तमाम तर इलेक्शन की कैंपेन उन्होंने सिंध में तो ना होने के बराबर पंजाब में की, और अब वो गवर्नर जैसे उहदों के साथ कुछ वजारतों की भी इतलात हैं वो दोबारा से वापसी, उनकी पीपल्स पार्टी की पंजाब में दोबारा से आमद को किस तरह देखते हैं आप? मैं नहीं समझता कि आप देख लीजिए अपना जो पंजाब में नताइज है उनको तो देख लीजिए, सामने रख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बेहतरी आई। दोबारा वो ये नताइज तो जाहिर है उनके लिए मायूस के, उन्होंने एक्सपेक्टेड भी यही थे, लेकिन दोबारा से वो सरगर्म कोशिश यही है कि रिवाइव करें पंजाब। इस तरह नहीं होता, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें इलेक्शन में अगर उनकी बहुत ज्यादा कामयाबी होती तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ पंजाब में वो राइज कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। सर बड़े जैसे आपने सीजनल सियासतदान है, बड़े मुश्किल फैसले थे पीडीएम हुकूमत में जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी और उसका वोट बैंक पे भी बड़ा असर पड़ा, तो अब आईएमएफ के साथ दोबारा से डील होने जा रही है और उस डील के अंदर फिर से एक्सपेक्टेड है कि महंगाई की नई लहर, तो आपको नहीं लगता कि ये मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसके लिए अब ये अगला 1-2 साल जो है वो मजीद मुश्किल होता होगा? नहीं यार, आप देखें ना, अभी तो बहुत पहले आप बात कर रहे हैं, जो बात आज आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद करनी है, आज आप कर रहे हैं, इससे तो नहीं होता। सर आईएमएफ के तो मुआहदा होना ही होना है, ये तो कंफर्म है, और उनकी तरफ से जो डिमांड्स है और जो उनकी रिपोर्ट है वो भी अभी पब्लिश है,
उनमें तो उन्होंने कह दिया कि टैक्सेशन भी चाहिए, मजीद टैक्स भी लगेंगे और अभी देखना ये है। देखिए मैं आपको आपकी कर देता हूँ क्योंकि मुझे जाना है, उठना भी है। जी। अब मैं आखिर में आपको कर दूं कि देखिए आप एक तो पहली बात ये कि बहुत जल्द ये फैसला आप दे रहे हैं और बहुत जल्द ये सवाल कर रहे हैं, आपको 1-2 महीने अभी इंतजार करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, जो सबसे बड़ी जो चीज नजर आती है मुझे, वो है आपका चाइना और सऊदी अरेबिया का आपका डेफिनेटली उसमें आपकी मदद। और अगर चाइना और सऊदी अरेबिया आपकी मदद करते हैं और उसमें आपको एक्टिवली मदद करते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद हालात बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक, चाइना और सऊदी अरेबिया हमारी मदद करते हैं तो मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक नया ऐलान किया गया है कि IMF को ख़त लिखने का ऐलान किया गया है, इससे अब क्या नया सियासी और माशी महाज खुलने जा रहा है, इस पर तफसील से बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, आज अली जफर साहब ने बताया है कि खान साहब की जानिब से IMF को खत लिखने का फैसला किया गया है, जिसमें कहा जाएगा कि जितने हलकों में धांधली हुई वहां ऑडिट कराया जाए और अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इकदाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। शुएब शहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उनकी लीगल टीम के सरकर्दा रुकन है। सर, आपको क्या लगता है कि इस खत को का कोई असर पड़ेगा और हुकूमत या मुख्तलिफ हलकों पे? आपने अगर आगे शुएब साहब, आप मुझसे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखें, इस मुल्क को अगर आपने आगे लेकर जाना है जी। तो हमने, बल्कि इमरान खान साहब के साथ परसों मेरी मुलाकात भी हुई थी, इस हवाले से डिस्कशन भी हुई बड़ी तफसील के साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने IMF के साथ मुज़ाकरात में उनको सपोर्ट करने का वादा किया था और कंडीशन ये रखी थी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट के बगैर ना सख्त फैसले कर सकती है, ना जो हायर तबका बैठा हुआ है जो $18 बिलियन की मुफ्त राहत दे रहा है उसको कभी पेश कर सकती है, ना उनमें कैपेसिटी होगी ऐसे सख्त फैसले को उसके मफाद में कर सके, ना वो रिफॉर्म करने की हालत में होगी। बल्कि फ्री फेयर इलेक्शन के बगैर लीगली लंदी को हुकूमत लाएंगे पब्लिक सपोर्ट के बगैर। वो क्या करेगी? वो सिर्फ बिजली के बिल बढ़ाएगी, वो गैस के बिल बढ़ाएगी, वो अशराफिया के या बदमाशिया के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाएगी और वो इस मुल्क के गरीब अवाम के ऊपर वो तबाही मचाएगी, जिससे न सिर्फ बेरोजगारी में इजाफा होगा बल्कि आम आदमी का जीना महाल हो जाएगा। ये उन्होंने उस दिन हमें सब कुछ बताया। मसला ये जी कहिएगा, जो सिचुएशन है वो आज तो ना दुनिया इनको लेजिटिमेट मान रही है, ना नेशनल लेवल के मीडिया या लोग उसको लेजिटिमेट मान रहे हैं, ना पब्लिक इनको सपोर्ट कर रही है। एक तो कहीं जाने जोगे नहीं है, कहीं मार्केट में 2 बंदे नहीं बैठ सकते, जिस तरह की इन्होंने डाका जनी की है। 18 सीटों वाले को उठा करके आप कहते हो प्राइम मिनिस्टर बना दें, जिनको कौम रिजेक्ट कर चुकी है, उनके पास उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है और उनके किसी फैसले के साथ वो ताबन। बिल्कुल बजा फरमाने, जो IMF की अपनी शरायत है, अपना उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी बड़ा फाल है। अगर आपकी तरफ से जब खत लिखने का फैसला किया गया तो नून लीग ने इसको बड़े वाज़ेह तौर पे फिर एक बयानिया बनाना शुरू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि ये मुल्क दुश्मनी है और बैरूनी मुदाखलत की दावत देने से इसको ताबीर किया जा रहा है। देखें, ये डाकू है, पब्लिक के सामने इन्होंने डाका जनी की है। इनकी क्या हैसियत है पब्लिक में? लोगों ने तो इनको उठा के डस्टबिन में डाल दिया है। इनकी किधर है 17 से 18 सीटें हैं टोटल। इन लोगों की हैसियत क्या है कि ये उस पार्टी के बारे में ये बात करें? इन्होंने IMF से वादा करके लोगों के ऊपर जो जुल्म और जबर ढाना है, तो वो तो हम नहीं मानने को तैयार। हम कहते हैं आप रिफॉर्म्स करें, और रिफॉर्म्स कौन कर सकता है? मुझे बताएं, ये ओवरसीज से पैसे ला सकते हैं कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें? किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को ये कह सकते हैं आए इन्वेस्टमेंट करें, जब इनका अपना पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जो लेजिटिमेटली इलेक्टेड लोग नहीं है?
बात यह है कि जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है किसी गवर्नमेंट की, वो बहुत जरूरी होती है, जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो, पब्लिक का फेथ हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट करे, ओवरसीज आपका ट्रस्ट करे। जो सबसे बड़ा आपका स्टेक होल्डर है या जो आपके मुल्क को चला रहा है वो आपका ओवरसीज है, वो उनमें से एक बंदा इनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट इन चोरों के लिए लेकर आएगा कि जिनका पता को नहीं, चादर चारदीवारी की पामाली हो जाए, पैसा छीन के भाग जाए, ना जहां मुल्क का कानून हो, ना इंसाफ हो, ना कोई चीज हो। तो बात यह है कि मुल्क के साथ जो ये जुल्म ढा रहे हैं, ये इन लोगों को जो मुसल्लत करने वाले लोग हैं, वो हूं या ये हूं, किस मुंह से ये कहते हैं कि हम मुल्क को लेके आगे चलेंगे और ये हमारे ऊपर एतराज कर रहे हैं। भाई हमने तो उस वक्त सपोर्ट क्यों किया था? बिल्कुल सपोर्ट किया IMF के साथ, सिर्फ एक कंडीशन पे किया, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, ताकि जो पब्लिक सपोर्ट वाली गवर्नमेंट आए लोगों को वो फैसिलिटेट कर सके, वो रिफॉर्म्स कर सके, लोगों को कोई मुश्किलात से निकाल सके, अमीर तबके को से मरात देके गरीब तबके को कुछ दिया जा सके। मगर यहाँ इन लोगों ने तो जो जुल्म मचा रखा है, तो आप PDM 2 की सूरत 1 की सूरत में जो जुल्म मचाया था, PDM 2 की सूरत में तो ये तो लोगों का खाना पीना छीन लेंगे। अब अपने घर में रहते हो लेकिन शुएब साहब, अगर ये IMF का पैसा नहीं मिलता, आपका ये वाज़ेह मैंडेट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कोई शक नहीं है कि एक मकबूल जमात के तौर पे इलेक्शन में आई है, लेकिन अगर ये पैसे नहीं मिलते, नुकसान तो आवाम का होगा, और ये सियासी जो आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, इसका कोई इससे बेहतर रास्ता भी तो निकाला जा सकता है। सिर्फ ये नहीं हरकत कर रहे, इन्होंने तो और जुल्म डाला IMF से बात करके। IMF के बगैर तो फिर भी आप चल जाएंगे, IMF के साथ तो फिर भी आप नहीं चल सकते। मुझे बताएं, बिजली का बिल आप एक आम घर में 50,000 का दे रहे हो, कल आप 2 लाख रुपए का बिल दोगे, कौन देगा? क्या आप इन बिलों को बढ़ा के आप अपनी मराद खत्म करेंगे? नहीं, आपने बचत करनी नहीं है। आपने 87 वजीरों को पिछली दफा रखे हुए थे, अब उससे भी ज्यादा जुल्म ढाएंगे। तो इस मुल्क का फायदा ये है कि आप पब्लिक सपोर्ट वाली गवर्नमेंट को आने दें, लेट देम डिसाइड, वो फैसला करेंगे कि नहीं हमने मुल्क को किस तरह चलाना है, जो पब्लिक की सपोर्ट के बगैर होगी, के साथ होगी। पब्लिक की सपोर्ट के बगैर कौन हुकूमत को मानेगा? दुनिया आज उसको मान ही नहीं रही कि लेजिटिमेट है ये, इनका मतलब है रात की तारीख। IMF से थोड़ा आगे बढ़ते शुएब साहब, आपने फॉर्म 45 से लहराते और हुकूमत बनाने के दावे करते हुए वहां नून लीग और PP ने हुकूमती बंधन के लिए दुआए खैर भी कर ली है। आपने कहीं वाकई अपोजिशन में बैठने और मुबैना धांधली पर सबर शुक्र का फैसला तो नहीं कर लिया? बिल्कुल कोई सबर शुक्र नहीं, इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर आर्टिकल 184(3) की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, हाई कोर्टों में और इलेक्शन कमीशनों में भी हम गए हुए हैं। लेकिन जिस तरह ब्यूरोक्रेसी ने, एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने अपना चेहरा सामने किया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में नाइंसाफी करते हुए न सिर्फ हमसे बल्ले का निशान छीना, और इन रिटर्निंग अफसर के जरिए उन्होंने फैसला कराया कि जनाब ये इलेक्शन कराएंगे। फिर जिस तरह उस दिन नेट और टेलीफोन बंद किया गया, जिस तरह का EMS जो सिस्टम था इनका उसको गैर फाल किया गया, आज भी बल्कि फाल है, उसमें से वो हेल्प नहीं ले रहे। जिस तरह इलेक्शन कमीशन धांधली के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और रिटर्निंग अफसर के साथ मिलके, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो तमाशा कर रही है वो सारी दुनिया के सामने, कौन सी चीज है जो छुपी हुई है, और किस शहर में, किस कस्बे में, किस मार्केट में जाकर ये कहेंगे कि हम जीते हुए, और किसको नहीं पता ये हारे हैं। कोई अब मेरा पोलिंग स्टेशन और 46 यूनियन काउंसिल है, एक यूनियन काउंसिल। शुएब साहब, आपको अदालतों पे और इलेक्शन कमीशन पे अभी आपको कोई उम्मीद है कि वहां से आपको इंसाफ मिलेगा? अदालतें भी कंप्रोमाइज्ड हैं, मगर हमने इंसाफ तो इन्हीं अदालतों से लेना है। आज उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ करें। अगर नहीं करेंगी तो तारीख उनको बदतरीन अल्फाज में याद रखेगी। ये जंग कोई आम जंग नहीं है, ये लोगों के हुकूक की जंग है। लोग आज उठ खड़े हुए हैं। लोगों ने जिस तरह अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दी है इमरान खान और उसकी नुमाइंदों को, ये हमने पिछले 76 साल में नहीं देखी। यानी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, हमारे पोलिंग एजेंट गिरफ्तार कर लिए, FIR काटी, पर्चे किए, सब कुछ के बावजूद लोग खड़े हुए। लोगों ने 80% 90% लोगों ने निकले और उन्हें जाकर खुद वोट डाले। जहां हमारे पोलिंग एजेंट नहीं थे वो खुद बैठ गए पोलिंग एजेंट बन के लोग। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहला इलेक्शन हमने देखा है जिसके अंदर जो वोटर है वो अपने कैंडिडेट को ढूंढ रहा था, बजाय बाकी इलेक्शंस के अंदर होता है कि जो कैंडिडेट होता है वो अपने वोटर्स को लुभाने के लिए जतन कर रहा होता है। तो इसके अंदर तो शक नहीं। मैं ये कह रहा था कि आपको जैसे कानून और इंसाफ से अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपने इस मुजाहमती और एहतजाजी तहरीक के लिए जो चार्ज माहौल था उसका मौका शायद कहीं पे गंवा दिया है? आज भी हम
इस निज़ाम के अंदर रह के हम तब्दीली लाना चाहते हैं, जो कि तब्दीली आ चुकी है अवामी इनकलाब। इस अवामी इनकलाब के रास्ते में रुकावटें पैदा की गई तो बिल आखिर खूनी इनकलाब आएगा। उसमें ये जो अशराफिया या बदमाशिया ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, ये खसो खाशात की तरह मिट जाएगा। ये अवाम के समंदर के सामने खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। और इनको आज भी वक्त है, अपने इनको चाहिए कि बजाय डंडे के जोर पे लोगों के नजरियात तब्दील करने की कोशिश करने के, आप लोगों को सुनना शुरू करें। सोशल मीडिया पे आप क्रैकडाउन की कभी बातें करते हैं, कभी बंदूक से डराते हैं, कभी डंडे से डराते हैं, कभी कानून से डराते हैं। भाई आप दलील का जवाब दलील से देना शुरू करो। खबरें आती रही, पीपल्स पार्टी आप लोगों से हुकूमत बनाने के लिए राब्ता करती रही, लेकिन खान साहब इनकारी रहे। तो क्या आप नहीं समझते कि इन हालात में भी पीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना आपकी एक बेहतर सियासी चाल हो सकती थी? हम अगर डाकू के साथ बैठ के कहें कि डाकू भाई, अगर आपने हमारी, एक ने 15 सीटें छीनी है, एक ने 50 सीटें या 70 सीटें छीनी है, तो हम कहें यार 15 जो हमने आपने छीनी है उसमें से यार हमें सपोर्ट कर दो, बस हम आपको माफ कर देंगे। इनको तो फिर लेजिटिमाइज करने के मुतरादिफ है ना, इनको तो फिर क्रेडिट देने के मुतरादिफ है, जो तुमने किया वो दुरुस्त है। बात ये थी क्या हमारी छीनी हुई सीटें हमें वापस कर दें, हम 2/3 मेजॉरिटी से जीते हुए हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। नहीं दे बना सकेंगे जब तक कि हमारे ये फैसले नहीं होते, हम अपोजिशन में बैठे रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने आना है तो अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए, हमने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, मुल्क से बेरोजगारी खत्म करने के लिए, लोगों को माशी मसाइल से निकालने के लिए, मुल्क में निज़ाम इंसाफ और कानून को बेहतर करने के लिए, इसके लिए एजेंडे के लिए हमने आना है तो हम आएंगे। इस्लामाबाद की जो आपकी सीटें हैं, 2 नशिस्तें हैं, वो वापस मिलने की आपको कितनी उम्मीद है कि वहां से मिलेंगे? आज कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो अपने बयान से भी इनहराफ कर गए और वो कहते हैं कि मुझे किसी पीटीआई के रहनुमा ने जो है वो इस बयान के लिए उकसाया था। बयान अगवा बराए बयान का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ ना, वो जारी है। ये वो जो ड्रामा चलता है ना, उसकी किस्सें चल रही हैं, ये उनमें से एक केस ये भी है। भाई अगर आपने उसकी तहकीकात नहीं करानी थी, उठा करके उसको आपने लेके जाना था और उससे अपनी मर्जी का फिर स्टेटमेंट देनी थी, तो जो चाहे आप कर लें। भाई सिंपल बात है, हमारे पास फॉर्म 45 है, उनकी तहकीकात करा लो सेशन जज से, किसी भी सेशन जज से, किसी भी जुडिशरी से, उसके बाद आप रिजल्ट तब्दील कर लो, रिजल्ट बना लो। रिजल्ट होता है फॉर्म 45, सेक्शन 90 कहता है, सेक्शन 92 कहता है, सेक्शन 95 कहता है, ये होता है रिजल्ट। वो फॉर्म 47 होता है, वो एक स्टेटमेंट होती है, उसको सिर्फ कंपाइल करने का, जमा तफरीक करने का वो एक बंदा साइन करता है। अब मसलन मेरे 387 में 3000 मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत हैं फॉर्म 45 पे। आप मतलब एक उसको अहमियत ही नहीं दे रहे। कानून आपके लिए वो बांधी बन चुका है, ताकतवर लोगों के सामने जिस तरह चाहो उससे खेल लो। अगवा बराए बयान का लकब दे रहे हैं, तो अगवा बराए बयान तो काफी अरसे से जारी है ना, पिछले 1 साल से ये उसकी कंटिन्यूटी है, जो कि अभी चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की सूरत में नजर आया। किया था तो उन्होंने पहले कॉन्सिक्वेंसेस तो सोच के किया होगा, तो फिर आपको क्यों लगता है कि कितनी मजबूरी उनकी होगी कि वो इस बयान पे अपने 4 दिन भी कायम नहीं रह सके? पूछे, नेचुरली हर बंदे की एक लिमिट होती है, और जो उन्होंने लिमिट क्रॉस की होगी तो उन्होंने उसको बयान दे दिया होगा। फैसलों के हवाले से भी मुतज़ाद इतला थी कि तहरीक इंसाफ के फैसलों और लाहे अमल में अभी कोई यकसुई नहीं है, यूनिफॉर्मिटी जो है वो इसमें नजर नहीं आ रही। क्या क़यादत में इख्तलाफात के मसाइल अभी तक हैं? नहीं, कोई क़यादत के इख्तलाफ नहीं है। ज़ाहिर है हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं होती। जो बंदा मिल के आता है वो अपने हिसाब से वो उसको इंटरप्रेट करता है, और जो दूसरा बंदा जाता है वो अपने हिसाब से। मगर हमारे यहाँ किसी किस्म का, हमारे सारे फैसले इमरान खान साहब करते हैं, जो वो फैसले करते हैं उसके ऊपर मनो न मन होता है। सर बाज लोगों का ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ की आर्जी और मौजूदा क़यादत है वो कंप्रोमाइज्ड है। क्या ऐसा है कि क्या वाकई बाज हालिया सियासी मुलाकातें खान साहब के को बाईपास करके की गई हैं? देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कहता, मैं पार्टी का ज़ाहिर मेंबर हूँ, तर्जमान हूँ। तो सर इसीलिए आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं कि इस हवाले से आप मेरा पार्टी के अंदर, सुने, मेरा पार्टी के अंदर अगर कोई इख्तलाफ होगा भी तो पार्टी के अंदर करूंगा, लेकिन मैं बाहर नहीं करूंगा। लेकिन मेरी नजर में पार्टी चल रही है। ठीक है सर, धांधली के इल्जामात के हवाले से अदालती महाज पर आपकी तैयारी क्या है, और आप इंसाफ जो ना मिलने के बाद आपका जो है लाहे अमल क्या होगा? देखिए, लंबी जद्दोजहद है, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो हक है, जो अवाम का हक है, अब ये अवाम का मैंडेट है, ये मेरा आपका ज़ात का नहीं है। अवाम का हक है कि वो हक हुक्मरानी या नुमाइंदगी किसको देना चाहते हैं, तो हमने अवाम के हुकूक के लिए पूरी तरह जद्दोजहद करेंगे। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज, प्रोटेस्ट, धरना
और लीगल बैटल जो भी करना पड़ेगा, सारे रास्ते अडॉप्ट करेंगे। सर, प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं आपसे ये भी